अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा। इसके अलावा हम बाकी मौज़ूआत को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, इससे क्या मुराद है? एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा बेसिकली उस ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा की शाख है, यानी वो मरीज़ जिनके एक्सीडेंट्स में जोड़ों के सतह मुतासर होती है। फ्रैक्चर्स की नौइयत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी सिंपल हड्डी दो जगह से नहीं टूटी होती, कई जगह से टूटी होती है। और इसके साथ एसोसिएटेड और दूसरी इंजरी जिसके अंदर पट्ठों या लिगामेंट्स की चोट होती है, खासकर घुटने के गिर्द, टखने के गिर्द। और इनको फिर सिंपल सर्जरी से सिर्फ हड्डी जोड़ देने से काम नहीं चलता, मज़ीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक स्पेशलाइजेशन है बेसिकली, और शहर में बहुत सारे लोग हैं जिसको इलाज कर रहे हैं। और इसको सही इलाज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मरीज़ अपने पाँव पे चल सके, सही चले और आगे दुश्वारियों से बच सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली हम ट्रॉमा में देखते हैं कि अगर जैसे हड्डी टूटने के केसेस होते हैं तो मोस्टली जिस्म के कौन से पार्ट ज़्यादा मुतासर होते हैं? मोटरसाइकिल एक्सीडेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमनली नज़र आता है कराची शहर में, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं और फिर कोई कंट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल की सवारी पे, क्योंकि ट्रैफिक आपने देखा है बेरा और रवि का शिकार है। तो उसमें ख़ासकर टांग के फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं, जिसमें घुटने से नीचे वाली हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं और घुटने से ऊपर कूल्हे से नीचे वाली हड्डी जिसे फीमर कहते हैं। ये फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा छोटी एसी में लगती है और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर पैटर्न मिलते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, मेन फैक्टर आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर नी के और हिप के जो जॉइंट्स हैं या उनकी हड्डियाँ हैं उन्हीं के मुतासिर होने के केसेस क्यों ज़्यादा आते हैं? एक्सपोज्ड एरिया है ना, मोटरसाइकिल में देखें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपने हेलमेट पहन लिया तो सर तो बच गया, लेकिन अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी भी चीज़ से टकराते हैं मोटरसाइकिल किसी और मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, या सिर्फ मोटरसाइकिल सवार अगर सड़क पे गिरता है तो टांगें ही हैं जो ज़मीन से कांटेक्ट में आती है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स उन्हीं पे ट्रांसफ़र होती है, सबसे ज़्यादा चोट उन्हीं पे लगती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट्स में, तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ब्लीडिंग आमतौर पर सूरत में होती है जब हड्डी टूटे और खाल के ऊपर आए, यानी इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो, सतह सरफेस पे आए और उससे फिर जरासीम अंदर जाने का ख़तरा होता है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से नुकसान ये होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मरीज़ की जनरल कंडीशन मुतासर हो सकती है, खासकर अगर उसको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो या उम्र ज़्यादा हो तो उसमें और कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक या इस तरह के मसले मसाइल आने का चांस होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली देखा जाता है कि स्किन अगर डैमेज हो तो कई बार उस जगह से काली हो जाती है। तो एक तो ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये स्किन का काला होना क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसका एक ख़ास नाम है जो मैं चाहूँगा कि आप लें। और दूसरा ये है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? स्किन का काला होना बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स है एक रिकवरी की तरफ, जो सख्त रिकवरी है। जैसे एक सरफेस है नॉर्मल, हमारी खाल जो है वो हमार है, नरम है, अगर उस पर रगड़ लगेगी तो जब ज़ख़म भरता है उस प्रोसेस को केराटिनाइजेशन कहते हैं। तो केराटिनाइजेशन के लिए खाल ऐसी तैयार होती है कि अगर इसमें चोट लगेगी तो वो डैमेज ना हो जो पिछली बार हुआ था, यानी उस जगह को मजबूत बनाती है मज़ीद चोट लगने से। जैसे कुछ लोग हैं आपने देखा होगा कोई काम बार बार करते हैं, जैसे हथौड़ी छेनी वाले काम ज़्यादा करते हैं, तो आपने देखा होगा हाथ की खाल सख्त हो जाती है, इस वजह से सख्त हो जाती है ताकि चोट ना लगे, उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ अंदर ना घुसे और मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि बाइक राइडर्स के हवाले से स्पेशली कि हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि जितने भी बाइक राइडर्स जो दीवानावार गाड़ी चलाते हैं, ख़ास तौर पर कि जिन्हें होश ही नहीं रहता, ख़ास तौर पर स्पीड जो बहुत ज़्यादा रखते हैं बाइक्स की, तो मैं चाहूँगा कि एक तंबीह के या एक प्रिकॉशन के तौर पर भी आप एक ख़ास मैसेज दें कि वो इन हरकतों से बाज रहें कि उनको क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। देखें, मोटरसाइकिल सवारी जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। आप एक ऐसी दो पहिए की सवारी में बैठे हैं जिसमें ना दरवाज़ा है ना शीशा है,
ना सीट बेल्ट है, तो आपको कोई चीज़ रोकती नहीं है नीचे गिरने से। किसी की तेज़ रफ्तार सवारी भी आपके पास से गुजर जाए ना तो मोटरसाइकिल हिल जाती है, और ख़ासकर उन अफराद के लिए नुकसानदेह जो एक से ज़्यादा सवारी बैठाते हैं। मैंने तो देखा, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा था तो मैंने देखा है मोटरसाइकिल पे 3 बड़े और 3 बच्चे बैठे थे, 6 सवारी एक मोटरसाइकिल बैठी हुई आ रही थी। अब उनकी क्या प्रोटेक्शन है, 70 सीसी की मोटरसाइकिल में कितनी ताकत है, अगर कोई गाड़ी ज़रा सा टच कर दे तो 6 लोग चोट का शिकार हो। तो अल्लाह ही समझाने वाला है, इंसान के बस से तो आगे बात निकल गई है। सही। मोटरसाइकिल सवार जाए वो तो अल्लाह ही बचा रहा है बस। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या समझते हैं कि लोगों को कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस, के बाइक पे भी अगर वो जाएं तो वो ये इस बात को सोच करके जाएं कि ये सवारी महज 2 लोगों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए नहीं है? देखिए, दुनिया भर में मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं। वो मोबाइल जैसे वियतनाम है, कम्बोडिया है, हमसे भी ज़्यादा गुर्बत ज़्यादा है, वहाँ पे भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती है, लेकिन 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठती। अगर बहुत मजबूरी हुई तो उन्होंने किसी एक और को बिठा लिया। कानून की सख्ती है कि हेलमेट के बगैर कोई नहीं होगा, और जो ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक पे मोटरसाइकिल चल रही है। ये नहीं है कि टॉप लेन जिसकी स्पीड लिमिट 80 और 90 है उसमें मोटरसाइकिल वाला जो 40 की स्पीड पे मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई तेज़ रफ्तार पीछे से गाड़ी आएगी उसको रोकते रोकते भी टाइम लगेगा। सही बात। और लोग ऐसे उसूलों की पाबंदी करें, रॉन्ग साइड से ना जाए, अपनी हिफाजत करें पहले, फिर दूसरे की हिफाजत का सोचें, लेकिन अपनी हिफाजत करें तो सही। और हमारे वहाँ तो आजकल ये रूटीन है कि लोग अपनी सवारी चलाते हैं इस आसरे में कि दूसरा उनकी हिफाजत करे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। सही बात, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर हम हिप जॉइंट की बात करें और टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की बात करें, तो हिप जॉइंट में आप क्या समझते हैं कि कितने टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स जो हैं वो हो सकते हैं? हिप जॉइंट के फ्रैक्चर्स आमतौर पर ज़्यादा उम्र के लोगों में होते हैं, जिनमें हड्डियों में कमज़ोरी या भुरभुरेपन का अमल शुरू हो जाता है, जो आमतौर पे 55-60 साल की उम्र से लेकर और 80-85 साल की उम्र तक के फ्रैक्चर नज़र आते हैं। हिप फ्रैक्चर 2 बेसिक तरह के होते हैं, एक वो जिसमें गोले के नीचे हड्डी टूटती है, और एक वो जिसमें इससे तकरीबन कोई 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ हड्डी टूटती है। एक नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर कहलाते हैं और एक दूसरे कहलाते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक ग्रुप टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। तो ये 2 कॉमन फ्रैक्चर हैं जो हिप जॉइंट के आसपास होते हैं, और इनके इलाज मुख्तलिफ है। अगर गोले के पास हड्डी टूटे तो गोला आमतौर पे ज़्यादा उम्र के लोगों में उसके खून का दौरान मुतासर हो जाता है, उस सूरत में गोले को बदलने की ज़रूरत पेश आती है। अब डिपेंड करता है कि मरीज़ की एक्टिविटी कितनी है, चलना फिरना कितना है, मरीज़ घर तक महदूद है या बाज़ार भी आते जाता रहता है, उस हिसाब से उसका फ्रैक्चर का डिसाइड करते हैं क्या ट्रीटमेंट करनी है। जहाँ तक इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स की बात है, उनमें खून का दौरान फिर भी बेहतर होता है, और ऐसे मरीज़ों में आमतौर पर स्क्रू और प्लेट के साथ जो फिक्सेशन की जाती है उससे हड्डी जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद मरीज़ जो है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ये चीज़ जहन में रहनी चाहिए कि थोड़ा बहुत फ़र्क एक्टिविटी में ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये मरीज़ जो है वो ज़्यादा उम्र के होते हैं, और ज़्यादा उम्र के मरीज़ों में फिर मसले मसाइल होते हैं, इनके अंदर बीमारियाँ भी होती हैं, फिर खुदा खासा अगर ज़्यादा अर्से लेटे रहें तो बेड सोर, पेशाब में इन्फेक्शन, टांग के नसों में खून जमना, और यही खून के लोथड़े निकल के फेफड़ों में जाके क्लॉट बना देना, ये सारे मसले मसाइल होते हैं उनके अंदर। और आमतौर पर ऐसे मरीज़ हैं जिनमें से 30 से 35% मरीज़ ऐसे हैं जो इस तरह के फ्रैक्चर के बाद 1 साल तक नहीं सर्वाइव करते। सही। तो ये बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है उनके। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद
Ammar Developer and Builders। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और महाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अम्मार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। Cell number 0309 222 9914 0330 3587 119. Phone number 021 364 03312 and 4. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन कुरैशी साहब से इस वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हिप के मुतालिक आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया, तो मैं ये चाहूँगा कि नी जॉइंट के हवाले से भी आप बताएंगे उसमें कितने अक़साम के जो है वो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। नी फ्रैक्चर्स आमतौर पे यंग पॉपुलेशन में होते हैं, जैसे वही मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है या गाड़ी का एक्सीडेंट जिसके अंदर सीट बेल्ट के बगैर सवारी कर रहे हो पैसेंजर्स, तो उसमें होता है कि जब आगे बैठे हुए पैसेंजर जाके सामने डैशबोर्ड से टकराते हैं तो या तो जोड़ अपनी जगह से निकलता है या उसमें फ्रैक्चर्स होता है, या मोटरसाइकिल से गिरे तो मुख्तलिफ नौइयत के फ्रैक्चर्स होते हैं, या वो मज़दूर जो ऊंचाई पे काम करते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं तो अगर घुटने के बल गिरते हैं तो उसके अंदर फ्रैक्चर होता है। इसमें या तो ऊपर वाली हड्डी जिसे फीमर कहते हैं वो मुतासर होती है, या नी कैप जिसे पटेला कहते हैं वो मुतासर होता है, या ऐसे नीचे वाली हड्डी जिसे हम टिबिया कहते हैं उसका सरफेस उसे टिबियल प्लेटो कहते हैं, इसके फ्रैक्चर्स होते हैं। मुख्तलिफ नौइयत के फ्रैक्चर होते हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं इनकी, और वैराइटी के हिसाब से हम फिर उसका इलाज करते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स हैं जो प्लास्टर में मैनेज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये जोड़ की सतह है तो जोड़ की सतह को उसी तरह रिस्टोर करना चाहिए जैसे ये कुदरती तौर पे बनी है। तो हमारी कोशिश होती है कि इसको अगर ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को ठीक करके और प्लेट के ज़रिए फिक्स करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी इसी तरह से प्लेट्स का इस्तेमाल होता है कि जैसे हम हिप जॉइंट के लिए करते हैं? इसके अंदर प्लेट्स ज़रा डिफरेंट नौइयत की आती हैं, बनी बनाई भी मिलती हैं जिन इंसान की हड्डी के हिसाब से बनी हुई है, इन्हें एनाटॉमिकल प्लेट्स कहते हैं। और आजकल के जदीद दौर में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनसे मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स जो एडवांस ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स हैं उनको हम बड़ा आसानी जो है वो ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, उससे मरीज़ों के जोड़ ख़राब नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ लोगों के मुताल्लिक ये लोगों की, अब ये मेरी इस्लाह कीजिएगा और हमारे नाज़रीन की भी, कि ये मिथ है या ऐसा हकीकतन होता है कि नहीं, कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी रॉड्स अगर डाल दिए जाएँ या अगर प्लेट्स जो हैं वो फिक्स कर दी जाए तो इससे खून की रवानी मुतासर होती है, तो आया क्या कि ये बात दुरुस्त है? मुतासर तो हो सकता है, आर्जी तौर पर होती है। जैसे अगर प्लेट किसी सरफेस पे लगाते हैं जहाँ पे पट्टे मौजूद हैं या हड्डी की जो कवर होता है जिसे पेरियोस्टम कहते हैं, तो उससे आर्जी तौर पे मुतासर होती है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं पहुंचाती। और आजकल के जो जदीद प्लेटें मौजूद हैं उनसे ये मसला भी ख़त्म हो गया। जहाँ तक रॉड की बात है, रॉड जो है वो हड्डी के अंदरूनी सतह के अंदर डाली जाती है और उसके अंदर पहले ड्रिल के ज़रिए जगह को साफ और स्मूथ करते हैं, उसके बाद फिर रॉड डालते हैं। आमतौर पर जिस उम्र में रॉड डाली जाती है उसमें ऑलरेडी ये खून बनाने वाले खुलिए चर्बी से तब्दील हो चुके होते हैं, तो वो बेसिकली चर्बी बाहर आती है, खून बनाने वाले सेल्स नहीं होते उसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सोच गलत है कि उससे खून बनाने की सलाहियत मुतासर होती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि माइक्रोवेस्कुलर सर्जरीज़ की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जिस्म के किन हिस्सों की जाती है और क्या मेथड इसमें परफॉर्म किया जाता है? माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी बेसिकली उस सर्जरी को कहते हैं जिसके अंदर बारीक शरियाने, जैसे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर तक की शरियाने जो हमारे मुख्तलिफ जगहों को, हिस्सों को खून पहुँचा रही हैं, उनकी चोट को रिपेयर किया जाए, या और इसके लिए जो है वो मैग्नीफिकेशन इस्तेमाल की जाए। तो ये माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जन भी करते हैं। और इस माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी को ख़ास कर जैसे इंसानी कोई उंगली कट जाती है उसको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथ, अगर किसी कलाई से आगे हाथ कट गया तो उसको वापस लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टांग के कुछ ऑपरेशन है वो, या जहाँ पे
गोश्त ज़ाया हो गया, या तो एक्सीडेंट की वजह से गोश्त ज़ाया हो गया या किसी इन्फेक्शन या रसौली की वजह से। जैसे कुछ ख़वातीन में छाती के कैंसर की वजह से छाती का गोश्त ज़ाया हो जाता, तो उस सूरत में आसपास के इलाके से या नीचे टांग से गोश्त का हिस्सा उठा के और उस की रिकन्स्ट्रक्शन की जाती है। मुंह के कैंसरों की रिकन्स्ट्रक्शन की जाती है, तो वो गोश्त तो हम कहीं से उठा के लगा देते हैं, लेकिन उसको खून भी देना होता है। तो खून देने के लिए जिस जगह पे वो गोश्त रखते हैं वहाँ पे पेवंदकारी की जाती है शरियानियों की, उसे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी कहते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, तो आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया सर? ऑर्थोपेडिक्स का मैंने इंतखाब क्यों किया? मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मैंने अपनी क्लिनिकल रोटेशन में ऑर्थोपेडिक सर्जरी होते हुए देखी थी, और देखने के बाद क्योंकि मुझे मैकेनिक्स का भी शौक़ है और डॉक्टरी का भी शौक़ था, तो इससे अच्छा शोबा और कोई नहीं था जिसके अंदर ये मेरे दोनों शौक़ पूरे होते, तो इसलिए मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी का इंतखाब किया। ठीक। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये भी करना चाहूँगा कि अपने दोस्त डॉक्टर अतर सिद्दीकी के मुताल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे सर? अतर सिद्दीकी बड़े अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त, और हमारे बीच नहीं है अभी कराची में, जहाँ है अल्लाह का शुक्र है, खुश है, अल्लाह उनको खुशियाँ नसीब करे, उनको आगे और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूँकि इस वक्त प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। हमारे नाज़रीन के लिए पैगाम ये है कि एक तो दूध पिएँ, दूध का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हड्डियाँ 30 से 40 साल की उम्र तक मजबूत होंगी, उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। दूध पीते रहेंगे तो हड्डियों के दर्द, हड्डियों के मसले मसाइल में कम पड़ेंगे। नहीं पिएंगे तो 25-30 साल से हड्डी का दर्द शुरू हो जाएगा, जो सारी उम्र चलता रहेगा। दूसरा, थोड़ा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है हर शोबे में, चाहे वो हुकूमत से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़क से रिलेटेड हो, चाहे वो रोज़मर्रा के कारोबार से रिलेटेड हो, थोड़ा सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। इससे ही हमारी ज़िंदगी आसान होगी, जल्दबाजी से, इस तरह से हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।